बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जाहिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेटा आपने एमडी कैट 2020 का इंशाल्लाह अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपने उसमें फोकस रखना है अपने नॉलेज पे। आपने जो लर्न किया है, जो एबिलिटीज़ आपकी हैं, इंशाल्लाह उसके थ्रू ही आप मैक्सिमम उसमें गेन करेंगे। बड़ा मैंने कल भी जो शेयर किया था ना आपके साथ, एक पॉइंट था कि आपको इसमें अपना एटीट्यूड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रखना है। मैंने उसमें लिखा था कि जो आपका हार्डवर्क है और जो आपकी इंटेलिजेंस है, ये अगर ऐड हो रही है ना, तो जो एटीट्यूड है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने का मतलब ये था कि आपको, अगर देखें आपने हार्डवर्क भी की है, आप इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन उस दिन का यानी कल का जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव अगर ना हुआ, खुदा ना खास्ता, तो आप पैनिक कर देंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आप देखें कि हार्डवर्क भी है, इंटेलिजेंस भी है, लेकिन जो मेन चीज़ थी आपकी एटीट्यूड, जिसने मल्टीप्लाई होना था और ओवरऑल सक्सेस को जनरेट करना था, बट आप वो एटीट्यूड नेगेटिव होने की वजह से या कम होने की वजह से आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर छोटा हो गया ना। वो अगर खुदा ना खास्ता वो ज़ीरो हो जाए तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत मेहनत भी की है, आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो बेटा इसमें आपने बस ये ख्याल रखना कि थोड़ा सा ना उसमें फोकस रखना है, खुद पे, खुद को फोकस्ड रखना है, और आपने पैनिक नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, गुरुश्री पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बाकी अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए फैसले किए होते हैं वो पूरी हिकमत होते हैं, उन तक हम पहुंच ही नहीं सकते। वो हिकमत तो हमारी सोच से, हमारी अप्रोच से बाहर होती है। तो आप बस, आपका काम है कि आप मेहनत करें, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दें, अपना एटीट्यूड सही रखें, कॉन्फिडेंट रहें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छे आउटकम्स आएंगे। तो बेटा आज जो मैंने डिस्कशन ये आपसे करनी है इसमें सबसे पहले तो कुछ ना बड़े क्वेश्चंस क्रिटिकल टाइप के जो बच्चों ने मेरे से पूछे हैं उनको आंसर कर लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप ये बताएं कि एसिड में, सॉरी, बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। बड़ा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ना, वैसे तो आपको तो बेस की 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, आप उसको लोरी ब्रॉन्स्टीड एसिड बेस कंसेप्ट में भी डिस्कस करते हैं, फिर आर्हीनियस है एंड लिवस बेस है। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। लेकिन डिफरेंस क्या है? बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बेस होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है प्रोटॉन को, H+ को, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। हैं दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्रोटॉन को तो इनको बेस कह देंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को तो इनको न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। नंबर 2, एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि सर आइसोटोप में और एलोट्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा असल में ना, आइसोटोप्स हों या एलोट्रॉप्स हों, ये टर्म्स एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होती है, एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड होती हैं। डिफरेंस ये है कि जो आइसोटोप्स होते हैं ना, वो एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। लेकिन एलोट्रॉप्स का एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, उनकी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होती है। जैसे देखा ना, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर भी 6 है, इनका मास नंबर भी 12 है। लेकिन अब जो डायमंड है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम शो करता है, और जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल शो करता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एलोट्रॉप्स में एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है। यहाँ उसको समटाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म भी कहा जाता है, जैसे इन केस ऑफ ग्रेफाइट और डायमंड हम कह सकते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म कहना कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के भी 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक O2 और एक O3। अब वो जाहिर है क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते होते। नंबर 3, एक स्टूडेंट ने पूछा था सर स्टेरिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल बताएं। वो इसलिए क्योंकि एस्टर फॉर्मेशन का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 में भी है, अल्कोहल फिनोल्स ईथर में, और यही टॉपिक जो इसका एस्टर फॉर्मेशन का, ये स्टेरिफिकेशन का, चैप्टर नंबर 13 में भी है। अब इनमें मैं आपको 10 पॉइंट्स बताता हूँ।
एस्टर फॉर्मेशन स्टेरिफिकेशन से रिलेटेड 10 पॉइंट्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये याद रख लें कि बेटा ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है। एस्टर फॉर्मेशन H2SO4 एज कैटलिस्ट इसमें एक्ट करता है, तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है। नंबर 2, अब एसिड कैटालिस्ट का रोल क्या होता है? बट एसिड कैटलिस्ट जो होता है ना, H2SO4 जो प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, वो कार्बोक्सिल कार्बन को, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उसका कार्बोक्सिल कार्बन है, C डबल बॉन्ड वो OH वाला जो कार्बन है, उसको ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर देता है। एसिड कैटलिस्ट कार्बोक्सिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देता है ताकि अल्कोहल उस पर जाके अटैक कर सके। जो अल्कोहल होती है ना, C2H5OH या इवन एल्कोक्साइड हो, C2H5O नेगेटिव, ये गुड बेस हैं, यानी प्रोटॉन को तो इजीली अप्रोच करके इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना, अप्रोच करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज, लार्ज साइज की वजह से इनको स्टीरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती है। तो अब जो अल्कोहल है एस्टर फॉर्मेशन में इसने जाना था कार्बोक्सिल कार्बन पे, लेकिन क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो एसिड कैटलिस्ट ने इसकी हेल्प क्या की, कार्बोक्सिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा दिया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि एसिड का रोल क्या होता है, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिल कार्बन। नंबर 3, बट इसमें एस्टर फॉर्मेशन में अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें OH रिमूव करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव होता है। नंबर 4, बेटा जब अल्कोहल से H रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब है H की जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। H प्लस था ना, इलेक्ट्रोफिलिक था। अल्कोहल का अगर H प्लस रिमूव हो रहा है तो उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच होना चाहिए, यानी अल्कोहल के लिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH रिप्लेस हो रहा है, अगर OH रिप्लेस हो रहा है तो उसका मतलब है कार्बोक्सिल में OH जो एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था उसकी जगह पे आने वाला एल्कोक्साइड भी न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, अल्कोहल के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि ड्यूरिंग दिस एस्टर फॉर्मेशन अल्कोहल का प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, यानी उसके साथ एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, तो अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल ड्यूरिंग एस्टर फॉर्मेशन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, उस पर जाकर अल्कोहल अटैक कर रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बिहेवियर एक इलेक्ट्रोफाइल का है। नेक्स्ट बड़ा नेक्स्ट ये है कि जो एस्टर फॉर्मेशन है ये, क्योंकि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवा के एस्टर और वाटर फॉर्म किया है, इसका जो रिवर्स होता है यानी एस्टर प्लस वाटर में वापस आना होता है, उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन को हमें कहना चाहिए कि ये एक हाइड्रोलिसिस है, बल्कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए आपके साथ फॉर एस्टर फॉर्मेशन और स्टेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा फिर एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये जो चैप्टर 5 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो या फोटॉन एज ए रेडिएशन क्वांटम, तो इसमें बड़ा 2 पॉइंट मैंने कहा था ज़्यादा आप सेव करने के लिए ना अपने आप को, ताकि कोई आपका इसमें मिस ना हो जाए पॉइंट। तो 2 टॉपिक मैंने कहा था, आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। एक इसमें था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देख लीजिएगा, और दूसरा इसमें था जो बोहर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी और रेडियस की डेरिवेशन के फाइनल पॉइंट्स आते हैं ना, फाइनल ज़रा डेरिवेशन तो नहीं पूछी जाती ना, जो आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में ये रेडियस की फाइनल फॉर्म और एनर्जी डेरिवेशन की फाइनल फॉर्म, ये अच्छी तरह आपने प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा उसके बाद आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी सॉल्बिलिटी वाटर में एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या बताएंगे? और उसकी रीज़न हम ये बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ज़्यादा पोलर हैं, वाटर के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है और ये मोस्टली पूछा भी गया कि अगर हम कंपेयर करें एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिनोल को, वाटर को और अल्कोहल को, तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, क्योंकि इनके प्रोटॉन लूज करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं उनमें इक्वल एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनोल आता है, प्रोटॉन लूज करने के बाद फिनोक्साइड भी बनता है, रेजोनेंस स्टेबल होता है, लेकिन उसकी रेजोनेंस उतनी एक्सटेंसिव और स्विफ्ट नहीं होती, क्योंकि फिनोक्साइड के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो इक्वल एनर्जी के नहीं होते।
उसके बाद बेटा फिनोल के बाद एसिडिक नेचर आनी चाहिए वाटर की, क्योंकि वाटर में H प्लस लूज करने के बाद OH नेगेटिव आयन बनेगा। ऑल्दो उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो इटसेल्फ OH नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता था, मतलब इस सोल्यूशन में स्टेबल रह सकता है। वो जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल प्रोटॉन लूज नहीं करना चाहती एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन अल्कोहल्स में H प्लस लूज करने के बाद क्या होगा, एल्कोक्साइड बनेगा ना, C2H5O नेगेटिव बनेगा। अब जो एल्कोक्साइड है, इस केस में इथोक्साइडाइन, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरा अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करती रहती है। इसलिए एल्कोक्साइडाइन इतने स्टेबल नहीं है जितना हाइड्रोक्साइड स्टेबल होगा, और हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा स्टेबल फिनोक्साइड है, और फिनोक्साइड से भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन है। तो जिसका एनायन स्टेबल होगा वो इजीली प्रोटॉन लूज कर देगा। फिर इनकी के वैल्यूज़ हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ, उसकी के वैल्यू 10⁻⁻5 है। फिनोल की के वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻10 है। वाटर की के वैल्यू 10⁻14 है। इथाइल अल्कोहल की के वैल्यू 10⁻16 है। और अगर मिथाइल अल्कोहल होती तो उसकी के वैल्यू 10⁻15 होती है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर की एसिडिक नेचर 10⁻16 -14 है, वो ज़्यादा ही रहेगी। अच्छा, फिर डिफरेंट अल्कोहल्स में आपसे पूछा जाता है कौन सी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होती है। बड़ा अल्कोहल का एसिडिक करैक्टर मतलब है H प्लस लूज करना, OH बॉन्ड ब्रेक होना। तो जिस अल्कोहल का OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है उसको ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। अब आपको पता है कि OH बॉन्ड ब्रेक होने में मिथाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी अल्कोहल्स, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शियरी अल्कोहल्स आती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये इसका कंपैरिजन आ गया एसिडिक नेचर का, और डिफरेंट अल्कोहल्स में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, चैप्टर नंबर 14 है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में जस्ट 2 टॉपिक्स हैं, प्रोटीन्स के और एंजाइम्स के। बाय नेचर इन दोनों में अगर आप देखें तो सिमिलैरिटी क्या है कि एंजाइम्स भी प्रोटीन ही नेचर होते हैं। अब एंजाइम्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट जिसको एपो एंजाइम कहते हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको को एंजाइम कहते हैं। वैसे को फैक्टर था, को फैक्टर की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जैसे को एंजाइम, एक्टिवेटर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, लेकिन हम इसको ओवरऑल कह देते हैं कि जी को फैक्टर है, जिसको को एंजाइम भी, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी, एक्टिवेटर भी लिखा जाता है। अच्छा, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को को फैक्टर, दोनों को कलेक्टिवली होलो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम्स जो हैं ये स्पेसिफिक हैं, सेंसिटिव हैं, वेरी एफिशिएंट होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनिमल बॉडी, हमारे नेल्स, मसल्स, हेयर वगैरह ये प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन की 2 मेन टाइप्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो मेनली फंक्शनल रोल बॉडी में प्ले करते हैं, और जो फाइब्रस प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। उसके बाद प्रोटीन की 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राइड प्रोटीन। बट इसके बाद प्रोटीन के बारे में स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो 4 ग्रेड्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन। उसको हम कह देते हैं कि ये उसका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो इसमें आता है हेलिकल फॉर्मेशन आती है, जो हेलिकल फॉर्मेशन है दैट गिव राइज टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इस तरह फिर ट्विस्टेड एंड फोल्डेड 3 डायमेंशनल हेलिक्स को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्शियरी स्ट्रक्चर से कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनते होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में है, बहुत सारे डीनेचर्ड प्रोटीन के अंदर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया जी प्रोटीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अच्छा, उसमें एक अल्काइल हैलाइड्स का जो टॉपिक है ना, उसमें ग्रीगनार्ड्स रीजेंट एक बच्चे ने पूछा था, बेटा वो आपने नहीं करना, ग्रीगनार्ड्स रीजेंट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आपने जो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT है वो नहीं करनी, वो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी सिलेबस में अब शामिल नहीं है। ठीक है जी, तो बेटा आपने चैप्टर 1 में मेनली फोकस करना है छोटी छोटी कैलकुलेशंस में, मोल एवोगाड्रो की। थोड़ा सा उसमें ना मेडिकल के स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है, उस पर देख लीजिएगा अच्छी तरह। उसके बाद चैप्टर थर्ड जो है उसमें आपने डिफरेंट गैस लाज की जो कंडीशंस हैं, जैसे बॉयल्स लॉ आइसोथर्मिक कंडीशन है, और जो चार्ल्स लॉ है आइसोबैरिक कंडीशन है। एवोगाड्रोस लॉ आइसोथर्मिक भी है, आइसोबैरिक भी है, टेम्परेचर प्रेशर उसमें दोनों कांस्टेंट रखे जाते हैं। मतलब उसके बाद फिर आप उनकी नॉन आइडियल बिहेवियर में 2 कंडीशन याद रख लीजिएगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की। और
जिसमें 2 फॉल्टी पास्टुलेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं केएमटी के। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आपने मेनली याद रखना है, जो मतलब थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी जिसमें आती है बेटा, वो एक है क्रिस्टल लैटिस और एक है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। लैटिस एनर्जी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है या मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो केटाइन है, और केटाइन की चार्ज डेंसिटी है। जितनी चार्ज डेंसिटी केटाइन की ज़्यादा होगी उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। और चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर साइज को कहते हैं। जिस केटाइन का चार्ज ज़्यादा होगा और साइज स्मॉल होगा उसकी लैटिस एनर्जी हायर होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 5 में जो अभी मैंने डिस्कस भी किया कि कुछ बच्चों को इशू आ रहा है कि ये क्वांटम थ्योरी में या फोटॉन को एज रेडिएशन इन यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, फोटॉन पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी होता है। इसमें हमें क्या करना है, तो मैंने कहा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कर लें, उसके सारे पॉइंट्स जो है ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ई इज इक्वल टू एच सी वी बार, जिससे हमें पता चलता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन बी रिलेटेड विद इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स वेव नंबर एंड वेव लेंथ। तो उसके बाद जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के आपने स्पेक्ट्रम में स्पेशली जो 5 सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज वगैरह, वो देख लेनी है। और रेडियस और एनर्जी की फाइनल डेरिवेशन की जो फॉर्म आती है वो देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 6 में ऑलमोस्ट सारे ही है। उसमें लास्ट पे थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन था वो नहीं है, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है, वेस्पर पे फोकस करना है। वेस्पर में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर 6 के। चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में हैसिस लॉ और बोर हेबर्स साइकिल जो है उसके रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम है, बट इसमें बफर सोल्यूशन है, छोटी छोटी उसकी कैलकुलेशन वो याद रख लीजिएगा। और फिर केसी जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, उसके बारे में, उसकी एप्लीकेशन है, उसके यूनिट्स हैं। और फिर डिफरेंट रिएक्शंस की केसी एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या होती हैं। सम टाइम ये छोटी सी कैलकुलेशन भी पूछते हैं कि आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट्स या कंसंट्रेशन दे के केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, या केसी की वैल्यू और कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन दे के आपसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है। चैप्टर 9 में से कुछ भी नहीं है। चैप्टर 10 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें आपने मेनली फोकस रखना है दो चीज़ों पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन फॉर्म की हो या सोल्यूशन फॉर्म की हो, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसकी मेजरमेंट। ठीक है जी। चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, लेड स्टोरेज बैटरी है या इस तरह की अवॉगेड्रो अल्कलाइन बैटरीज हैं वो हमें नहीं करनी, फ्यूल सेल भी आप शामिल नहीं है। चैप्टर 11 में आपने इलेक्ट्रो उसमें रिएक्शन काइनेटिक्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स में ज़्यादा फोकस कीजिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक है, आर्हेनियस इक्वेशन जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया था कि हमने जो चैप्टर 1 है उसमें से जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं ना, जैसे वो हेलाइड्स, ऑक्साइड, हाइड्राइड, वो नहीं करने, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी ही हैं। चैप्टर 2 में से मैंने चैप्टर 2 और 3 का आपके साथ शेयर किया हुआ है, बट उसमें मैंने कहा था कि आपने जो रिएक्शंस है ना स्पेसिफिक मेंशन किया, मैं बस वही करने हैं। इसका एक डिटेल मेरा वीडियो लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, जस्ट उसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं एटम्स के या आयंस के, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपसे इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स में पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड है, इसमें Ti+3 है तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसका कलर आपकी बुक में मेंशन किया होगा वो देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर 7 आपके पास है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, उसमें मेनली क्लासिफिकेशन और आइसोमरिज्म है। चैप्टर 8 में आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का ऑलमोस्ट सारा कुछ ही करना है। चैप्टर नंबर 9 में बेंजीन है, स्पेसिफिक उसमें फोकस रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन पे, और लास्ट में उसकी ओरिएंटेशन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। चैप्टर 10 में ग्रीगनार्ड्स रीजन के अलावा ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही है, खास तौर पे SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन। चैप्टर नंबर 11 में ईथर्स नहीं है, बट इसमें अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, उनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एस्टर फॉर्मेशन, स्टेरिफिकेशन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक MD कैट में ना लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर 5 से 6 MCQ सिर्फ इसी में से, एस्टर फॉर्मेशन में से, स्टेरिफिकेशन में से पूछे गए थे। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ शेयर भी किए हैं, डिस्कस भी किए आपके साथ। बट उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है एल्डिहाइड कीटोन्स, उसमें मेनली दो बातें पहले याद रखें कि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिड है, लेकिन ये प्लेनर नहीं होते। ओनली कार्बोनिल कंपाउंड विच इज प्लेनर इज फॉर्मेल्डिहाइड, कोई और इसके अलावा प्लेनर नहीं होता।
क्योंकि उसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई और कार्बन भी अटैच होंगे। जैसे एसिटल्डिहाइड में मिथाइल आएगा, एसीटोन में दो दो मिथाइल आएंगे, वो sp3 हाइब्रिड होते हैं और वो टेट्राहेड्रल होता है। ओनली प्लेनर कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड। फिर रिएक्टिविटी का कंपैरिजन बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर बाकी एल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्टिविटी लेस होती है। एस्टर बेस कैटालाइज रिएक्शन आपको बताए थे, उनको अच्छी तरह देख लेना है कि कौन सी एसिड कैटालाइज कौन से बेस कैटालाइज रिएक्शन है। और फिर इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं जिनको अडक्ट भी कहते हैं, उनका कलर वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा जा सकता है कि NaHSO3 है या 2,4-DNPH है, उसका एसिटल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन हुआ तो बनने वाले प्रोडक्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, या अगर वो कलर है 2,4-DNPH में तो वो क्या होगा, येलो कलर आता है या ऑरेंज रेड कलर आता है। सोडियम बाइसल्फाइड का जो अडक्ट बनता है उसमें वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स आते हैं। इसमें जो लास्ट पे है वो जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं वो आपने नहीं करने, फेरिक सोल्यूशन वगैरह, और इसी तरह के यूजिदा फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड भी नहीं करने। चैप्टर 13 में अमीनो एसिड का पोर्शन नहीं है, बट इसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पे फिर से कह रहा हूँ प्रेपरेशन के पांचों मेथड याद करने के बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी की, एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन की बात, और साथ साथ फिर एस्टर फॉर्मेशन यहाँ भी आएगा, उसका जिक्र कर लीजिएगा। और एक डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता एसिडामाइड, उसकी मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि क्यों डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता। एंड लास्ट पे जो मैक्रोमालिक्यूल्स हैं, बेटा मैक्रोमालिक्यूल्स में हमने दो ही टॉपिक करने हैं, उनको प्रोटीन एंजाइम्स को उनको अच्छी तरह देख लेना, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक बेटा। फिर भी मैं आज भी फुल टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे और आपको बहुत बहुत अच्छी कामयाबी से नवाजे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।